सिद्दी जौहर ने पन्हाड़ा किला घेर लिया है और शास्ता खान पुणे में उधम मचा रहा है। ये खबर जब नेताजी को मिली तो महाराज को जौहर के घेरे से छुड़ाना, बस यही एक विचार मन में आया। दक्षिण मुहिम पर नेताजी थे ही। उन्होंने सीधे विजापुर पर ही धावा बोलने की योजना बनाई। विजापुर में हमला हुआ, यह सुनकर सिद्दी जौहर विजापुर की रक्षा हेतु पन्हाड़ा छोड़ विजापुर दौड़ेगा, ऐसी सोच इस चाल के पीछे थी। गदग से होते हुए नेताजी ने सीधे रात के समय शाहपुर पर हमला किया। शाहपुर से मुल्ला मोहम्मद, बाबुल खान, अजप्पा नाइक डरकर विजापुर भाग निकले। विजापुर दरबार को नेताजी की चाल का अंदाजा आया। अब कुछ न किया तो मराठों की सेना सीधी विजापुर पर आ धमकेगी। बादशाह ने खवास खान को नेताजी पर 5000 की फौज देकर रवाना किया। इस फौज में गोवलकोंडा की फौज भी शामिल थी। खवास खान ने लड़ाई करते हुए नेताजी को आगे बढ़ने न दिया। उसकी फौज उत्साह से भरी नई फौज थी और नेताजी की फौज अफजल खान वध से लगातार लड़ रही थी। काफी मराठे मारे गए और मजबूरन नेताजी को विजापुर पर हमले का रुख मोड़कर पीछे हटना पड़ा। उन्होंने फिर राजगढ़ जाकर जिजाऊ आई साहब की सलाह लेकर आगे का कदम उठाने की सोची। शास्ता खान ने स्वराज्य का पूर्वीय हिस्सा जीत लिया। स्वराज्य हेतु एक भी अच्छी खबर नहीं। क्या होगी स्थिति उस समय? कोई मन लगाकर पढ़ता नहीं, कोई कान देकर सुनता नहीं, यह इतिहास की शिकायत है। ऐसी कठिन विपदा में आई साहेब खुद स्वराज्य और गढ़ किलों की रक्षा कर रहे थे। एक ओर सिद्दी जौहर के घेरे में पुत्र, दूसरी ओर पुणे में शास्ता खान। फिर भी उन्होंने बखूबी स्वराज्य विस्तार जारी रखा। इसी समय सातारा प्रांत में स्थित व्याघ्रगढ़ उर्फ वासोटा किला आदिलशाही किलेदार से छीनकर स्वराज्य में जोड़ा। 11 महीनों से मां पुत्र की भेंट न हुई। स्वराज्य कार्य फिर भी जोरों पर था। स्वराज्य पर रिश्ते नाते भाव भावनाओं को वाली देने वाले शिवाजी महाराज और स्वराज्य की माता जिजाऊ आई साहेब दोनों भी धन्य। आज के युवा के लिए ये राष्ट्रभक्ति की ज्वलंत मिसाल है, पर हम अंधभक्ति करने में जुट गए हैं। शिव भक्ति माने जलता अंगार, उसे सजगता से अंगीकृत करना होगा। पन्हाड़ा की घेरे में अटके महाराज को बाहर से मदद की आवश्यकता थी, लेकिन सभी मराठा वीर स्वराज्य कार्य में व्यग्र थे। ऐसी कठिन परिस्थितियों में आई साहेब जिजाऊ ने युद्धवेश धारण किया और निकल पड़े शिवबा की मदद करने। एक मां अपने बेटे को छुड़ाने जा रही थी। मराठों के राजा को छुड़ाने रणरागिणी रूपी जिजाबाई आई साहेब जा रही थी। राजगढ़ पर सभी चिंतित हुए। अब आई साहेब को रोके तो रोके कैसे? तभी उन्होंने देखा गढ़ की ओर 4-5 हजार घुड़सवार दौड़ते हुए आ रहे हैं। एकदम सही वक्त पर विजापुर से स्वराज्य के सरनोबत अपनी सेना लेकर लौट रहे थे। नेताजी और सिद्दी हिलाल ने आई साहेब को मुजरा किया। आई साहेब की उलझन को समझते उसे सुलझाने सरनोबत सिद्दी हिलाल के संग निकल पड़े सीधे पनारगढ़ की ओर, सिद्दी का घेरा तोड़ने। 3 महीने हुए सिद्दी पन्हाड़ा पर सांप की तरह कुंडी मारकर बैठा था, लेकिन फिर भी सुरक्षा व्यवस्था एकदम चौकन्नी थी, जरा भी दिलाई नहीं। और एक दिन आकस्मिक फौज में भगदड़ मच गई। नेताजी की फौज ने हमला किया समझते ही जौहर ने अपनी चंद फौज नेताजी पर भेजी, पर घेरे में से एक भी हाशिम इधर का उधर न होने दिया। इसी भगदड़ का फायदा उठाकर शिवाजी भाग न निकले, इसीलिए पहरा और कड़ा कर तोपों में गोला बारूद भर उन्हें तैयार रखा। नेताजी के हमले से महाराज के निकलने की गुंजाइश बनेगी, इस आशा पर सिद्दी ने अपनी कार्य तत्परता से पानी फेरा। महाराज को निराशा हाथ लगी। नेताजी, सिद्दी हिलाल और उसका लड़का सिद्दी वाहवा घेरा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर जौहर ने बड़ी होशियारी से उनके भी मंसूबों पर पानी फेरा। सिद्दी हिलाल और नेताजी अपनी योजना में कामयाब न हो पाए। मराठा सेना और नेताजी को भागते देख महाराज दुखी हुए। फिर उन्हें अत्यंत क्रोध आया। सिद्दी जौहर का उन्हें गुस्सा आया।
अंग्रेज, जसवंतराव, श्रृंगारपुरकर सुर्वे, शाइस्ते खान, सभी के लिए क्रोधाग्नि उमड़ रहा था। पर यह समय संयम का था और कोई चारा भी न था। बारिश शुरू हुई, पर सिद्दी ने इसके लिए पहले से तैयारी कर रखी थी। बारिश के पानी से बचने के सारे उपाय पहले से ही करने के कारण सेना ज्यों की त्यों बनी हुई थी। इधर पुणे में शाइस्ते खान 1 महीने से उधम मचा रहा था और कुछ मराठा सरदार लाचार होकर उसके दास बने जी हुजूरी कर रहे थे। पुणे की देशमुखी की आस में लोणी का कृष्णाजी कालभोर खान से जा मिला। पूरा पुणे प्रांत भगवे परचम से विहीन हो रहा था। केवल चाकण का भुईकोट किला संग्राम दुर्ग पर अब भी भगवा परचम लहरा रहा था, जो पुणे की ईशान्य में स्थित था। शाइस्ते खान को यह परचम बड़ा ही खलता था। पुणे से गुलशनाबाद जाने के रास्ते पर रोड़ा बना यह संग्राम दुर्ग यानी चाकण का किला उसे हथियाना ही था। गुलशनाबाद मराठों का पुण्य क्षेत्र, आज का नासिक शहर। चाकण को कुछ ही दिनों में जीता जा सकता है और उसके लिए अपनी तोपें ही फतेह दिलाएगी, यह विश्वास उसे था। बारिश जोरों पर थी, पर फिर भी सैयद खान, उज़्बेक खान, जाधव राव, इन सरदारों को मुहिम पर निकलने का हुक्म हुआ। चाकण का किला छोटा ही सही, पर आस पड़ोस के 84 छोटे गांव मिलकर इसे चाकण 84 के नाम से जाना जाता था। मुगल आक्रमण का संदेश पाते ही इन गांवों के लोग अपना सरो सामान बांध बुनकर सह्याद्री में जाकर रहे। जैसे ही खान किले के समीप पहुंचा, पहला धमाका हुआ। यह क्या हुआ? कैसे हुआ? किसने किया? खान और उसकी फौज समझ ही न पाई। फिर मराठों ने धमाके के बाद धमाकों से खान की हालत खस्ता की। इस नुकसान के बावजूद खान ने चाकण के किले को घेर लिया। 1 दिन 2 दिन नहीं, 15 दिन उलट गए, लेकिन निष्ठावान मराठों ने खान को जरा भी आगे बढ़ने न दिया। उन्हें महाराज जल्द ही पन्हाड़गढ़ से छुटकर हमारी मदद करेंगे, यह विश्वास था। अब शास्ता खान और महाराज दोनों के सामने प्रश्न चिन्ह था। शास्ता खान सोच रहा था चाकण के किले में प्रवेश कैसे पाए, और महाराज सोच रहे थे पन्हाड़ा से बाहर कैसे निकले। पन्हाड़ा का घेरा दिन ब दिन और भी सख्त हो रहा था। यह मुसीबत और भी बढ़ जाती अगर औरंगजेब आदिल शाह से हाथ मिलाता, पर उसने शास्ता खान को भेजा जो पुणे में उधम मचा रहा था, वरना स्वराज्य की ईंट से ईंट बच जाती। आदिल शाह बार बार जौहर को संदेशा भेजकर चेतावनी भरे पत्र भेजता था। शिवाजी बड़ा चालाक है, उसकी मिठास भरी जुबान पर विश्वास न करना, वह तुम्हें फंसाएगा, किसी भी हालत में उस पर एतबार न करना। इसी बदौलत पन्हाड़गढ़ पर सिद्दी और विशालगढ़ पर जसवंतराव और सूर्यराव सुर्वे दोनों भी बारीकी से नाकाबंदी कर बैठे थे। अब तो आषाढ़ का मास उगाया। पन्हाड़गढ़ से निकल पाने की आशा धुंधली हो रही थी। गढ़ पर 6000 लोग मौजूद थे। उसमें एक स्वामिनिष्ठ सेवक था, बाजी प्रभु देशपांडे, जो रोज महाराज को मुजरा करने भाई फुलाजी के साथ आता था। 11 जुलाई 1660 ईस्वी का दिन था। महाराज काफी परेशान थे। चिंताक्रांत अवस्था में ही उनकी आंख लगी। सवेरे जब आंख खुली तो चेहरे पर अजब क्रोध चमक रही थी। प्रातः उठकर उन्होंने राम वरदायिनी भगवती तुळजा भवानी का स्मरण कर एक साहसी निर्णय लिया। गढ़ पर बंदीवान के भांति अब और न रहेंगे। कैसे भी कर गढ़ पर से बाहर निकलने का दृढ़ निश्चय महाराज ने किया। उन्होंने अपने साथियों को इकट्ठा कर योजना समझाई। उसमें बाजी प्रभु भी थे। यह बेहद साहसी कदम था। योजना अनुरूप गढ़ के नीचे जासूस भेजकर बाहर निकलने के रास्ते का जायजा किया जाना था, और यह असंभव था, पर मां भवानी की कृपा से आश्चर्य की घटना घटित हुई। कैसे कहां से इसकी नोंद इतिहास में दर्ज नहीं, लेकिन वह रास्ता जासूसों को मिल गया। भवानी ने आशीष दिया।
जौहर ने तो फौज को ऐसा तैनात किया था कि परिंदा भी पर न मार सके, लेकिन इस रास्ते से वह अनजान था। महाराज इसे शुभ संकेत समझ खुश हुए। उन्होंने फिर अगला पैंतरा चला, जिससे सिद्दी जौहर की फौज बेफिक्र बने। सिद्दी के लिए कुछ तोहफे और शरणागति का पत्र लेकर गंगाधर पंत गढ़ उतरे। सतर्क जौहर के सैनिकों ने उन्हें जौहर के सामने पेश किया। सिद्दी जौहर बड़ी बेसब्री से शिवाजी का प्रस्ताव सुनने के लिए उतावला हो रहा था। बिन शर्त शरणागति के प्रस्ताव को सुनकर मन ही मन खुश हुआ, पर उसे बादशाह की हिदायतें भी याद थी। शरण आए महाराज ने अगले ही दिन खुद नीचे आकर मिलने का प्रस्ताव भेजा था। इस पर हर तरफ से सोच विचार करने पर भी उसे कोई खल न दिखा। अपने कर्तृत्व पर मन ही मन खुश होकर उसने प्रस्ताव स्वीकार किया। शिवाजी जौहर के शरण में कल नीचे मिलने आ रहा है, यह बात सारे फौज में फैल गई। फौज थोड़ी लापरवाह हुई। महाराज दांव पर दांव चल रहे थे और सिद्दी धीरे धीरे उसमें फंसता जा रहा था। महाराज ने पन्हाड़गढ़ से भागने की योजना बड़ी होशियारी से, दूरदर्शिता से बनाई थी। दिन तय हुआ। 12 जुलाई 1660 ईस्वी की रात ठीक 10 बजने से पहले पन्हाड़गढ़ से 600 हथियारबंद सिपाहियों के साथ महाराज चुपचाप गढ़ उतरकर विशालगढ़ की ओर निकलेंगे और इस बात की कानो कान खबर भी सिद्दी जौहर की फौज को ना लगे, इसकी सावधानी भी बरतेंगे। यह तय हुआ। शिवचरित्र पढ़ते सुनते हर पग पर महाराज के धैर्य का साक्षात्कार हमें होता है। इस बारे में सोचकर सारे बदन पर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं।